हाँ जी। तो आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। देखो, अपने राजस्थान की चित्रकला के बारे में पढ़ते हैं, पेंटिंग स्कूल्स ऑफ राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक भी होता है, पर फैक्ट खूब सारे होते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझना, पढ़ने की कोशिश करना। मुझे लगता है पिछले कुछ सालों में यदि आप आरपीसी के पेपर का ट्रेंड देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पे प्री और मेंस दोनों जगह पे पेंटिंग आपकी पाई जाती है। तो क्या क्या बातें हैं, क्या क्या नहीं, हम पढ़ते हैं। देखो, ये तो राजस्थान की चित्रकला का विकास यदि हम देखना शुरू करें, वैसे तो बहुत प्राचीन काल से मिलती है, पर फिर भी विधिवत रूप से उसकी शुरुआत कहीं से अपने को देखने को मिलती है, तो 1500 ईस्वी के आसपास में देखने को मिलती है। 1500 एडी के आसपास में, 1500 ईस्वी के आसपास में राजस्थान की चित्रकला का हमें विधिवत विकास, सिस्टमेटिक डेवलपमेंट वहां से दिखाई देता है। इस चित्रकला पे शुरुआत से ही जैन चित्रकला का प्रभाव रहा, गुजरात चित्रकला का प्रभाव रहा, अपभ्रंश शैली का प्रभाव रहा। अपभ्रंश का प्रयोग हम दो जगह पढ़ेंगे। भाषा के अंदर भी हम एक अपभ्रंश शैली पढ़ते हैं, चित्रकला में भी अपभ्रंश शैली पढ़ते हैं। वास्तव में जो क्लासिकल फॉर्म हुआ करती थी, भले वो लिटरेचर की थी, भले वो पेंटिंग की थी, जब उसमें थोड़ी विकृति आनी शुरू हुई, वो थोड़ी बिगड़नी शुरू हुई, वो जो शैलियां बनी थी अलग अलग, उनको हम अपभ्रंश कहते हैं। कि कभी हम कहते हैं कि हमारी संस्कृत भाषा चलती थी या प्राकृत भाषा चलती थी, और कालांतर में जब लोक भाषाओं का विकास होने लगा, हम उनको अपभ्रंश भाषाएं कहते हैं। उसी प्रकार एक कोई मुख्य फॉर्म थी इंडियन आर्ट की, और वो बाद में जब अलग अलग हिस्सों के अंदर टूटने लगी, अलग अलग हिस्सों के अंदर बंटने लगी, तो उसको अपभ्रंश शैली कहा गया था। तो जैन शैली का प्रभाव है, गुजरात शैली का प्रभाव है, अपभ्रंश शैली का प्रभाव है। मैंने कहीं और आपको शुरुआत के अंदर बताया था कि जैसलमेर के अंदर एक जिनभद्र सूरी भंडार है, और वहां पर राजस्थान के प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ रखे हुए हैं। कारण यह है कि राजस्थान की पुरानी सारी किताबें हैं वो जैन राइटर द्वारा लिखी गई, और राजस्थान के पुराने चित्र भी हमें उन्हीं किताबों में मिलते हैं। पुराने चित्र दो ही जगह से प्राप्त हुए हैं, या तो मिले हैं रॉक के अंदर मिले, अपने को चट्टानों के अंदर मिले हैं, कि मैं आपको कहूं डडीकर के अंदर मिले, हरसोरा के अंदर मिले, आलनिया में चित्र मिले हमें, मैं कहूं आपको गरदेड़ा में चित्र मिलते हैं, हमें बेराठ में चित्र मिलते हैं, हमें सोहनपुरा में चित्र मिलते हैं, छाजा नदी के किनारे हमें चित्र मिलते हैं, हमें चंबल नदी के किनारे चित्र मिलते हैं। मुझे लगता है ये सब बातें मैं आपसे आर्कियोलॉजिकल साइट वाले टॉपिक में कर चुका था। या दूसरे प्रकार की पेंटिंग यदि हमें कहीं पर दिखाई देती है, तो वो जो सोर्स है हमारा, वो मैन्युस्क्रिप्ट्स है, हस्तलिखित पुराने ग्रंथ हैं, उनके अंदर अपने को चित्र देखने को मिल जाते हैं। और चूंकि वो पुराने हस्तलिखित ग्रंथ ज्यादातर जैनों के द्वारा लिखे गए, इसलिए पुराने चित्रित ग्रंथ या पुराने जो चित्र हैं वो भी हमें जैनों की पुस्तकों के अंदर देखने को मिलते हैं। और चूंकि वो ज्यादातर जैन राइटर गुजरात वाले इलाके से बिलोंग किया करते थे, इसलिए दोनों शैलियां हैं, जैन शैली और गुजरात शैली। अपभ्रंश अलग अलग जब शैलियां टूटने लगी तो उन सबका प्रभाव इधर भी आना था, तो वो भी दिखाई देता है। और बाद में एक प्रभाव निश्चित रूप से हमारी चित्रकला पर आ गया था, वो था मुगल। प्रारंभ से ही जो एक प्रभाव दिखाई देता है वो तो दिखाई देता है हमें जैन, गुजरात और अपभ्रंश। बाद में हमारी शैली पर कोई एक प्रभाव और आने लग गया था, तो वो मुगल प्रभाव था। हम इसका विधिवत विकास 1500 ईस्वी के आसपास देखते हैं। हमारी चित्रकला को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए। पहले तो हमारी चित्रकला पे सबसे पहले कोई साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करता है, कोई वैज्ञानिक विभाजन करता है, तो उस बंदे का नाम था अनंत कुमार स्वामी। अनंत कुमार स्वामी नाम के बंदे थे जिन्होंने राजस्थानी चित्रकला का प्रथम बार वैज्ञानिक विभाजन, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करना शुरू किया था, डिवीजन करना शुरू किया था। बुक लिखी एक बहुत अच्छी इन्होंने, राजपूत पेंटिंग्स। राजपूत पेंटिंग्स नाम की बुक लिखी हुई है इनकी, अनंत कुमार स्वामी की, याद रखना कोई पूछ लेगा। 1916 की बुक है, 1916 की बुक। तो राजस्थानी चित्रकला का प्रथम बार वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? तो अनंत कुमार स्वामी ने किया था। उन्होंने बुक कौन सी लिखी थी? तो 1916 में राजपूत पेंटिंग्स नाम की बुक लिखी थी। और उन्होंने राजस्थान की चित्रकला को और पहाड़ी क्षेत्र की जो चित्रकला है, पहाड़ी क्षेत्र में बताऊं तो आपको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, ये वाली जो चित्रकला थी, इन सब को एक ही बुक के अंदर लिखा और उसका नाम दे दिया राजपूत चित्रकला। मालवा भी कुछ कुछ इसमें शामिल किया था, पर मैं मालवा को राजस्थान का पार्ट मान लेता हूं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि राजस्थान और पहाड़ी चित्रकला को मिला के एक बुक लिखी गई थी अनंत कुमार स्वामी द्वारा, जिस बुक का नाम था राजपूत चित्रकला नाम था, राजपूत पेंटिंग्स नाम था। और उन्होंने कहा कि जब राजस्थान में और पहाड़ी क्षेत्रों में जो भी चित्रकला है वो राजपूत चित्रकला है,
कारण क्योंकि यहाँ पर उस समय अपने ज्यादातर जो रियासतें हुआ करती थी वो राजपूत रियासतें थी, इसलिए उनका राजपूत रियासतों में राजाओं द्वारा जो भी चित्रकला को प्रश्रय दिया गया, जिस भी चित्रकला को आगे बढ़ाया गया, प्रोडक्शन दिया गया, वो जो चित्रकला उसको आप राजपूत चित्रकला कहिए। कालांतर में दो विद्वानों ने इस बात को यही नाम दिया, ओसी गांगुली और हेवेल। ये तीन बंदे, आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली और हेवेल, इन तीनों ने अपने राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रकला कहा है। ये तीनों इसको राजपूत चित्रकला कहते हैं। एक और विद्वान व्यक्ति है डब्ल्यू.एच. ब्राउन, जिन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी, इंडियन पेंटिंग्स। थोड़ा सा अलग नाम देते हुए इन्होंने राजपूत चित्रकला नहीं कहा, वो कह रहे थे राजपूत पेंटिंग्स, ये कह रहे हैं राजपूत आर्ट, इन्होंने इसको राजपूत कला नाम दे दिया था। इन्होंने राजपूत कला कह दिया इसको। एच.सी. मेहता है, एक बुक लिखी, स्टडी इन इंडियन पेंटिंग, स्टडी इन इंडियन पेंटिंग। और इन्होंने इसको हिंदू कला कहा। फिर सब के लास्ट में आए अपने राय कृष्णदास, इन सब के मतों का खंडन करते हुए कहते हैं कि भाई साहब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड वाली चित्रकला से हमारा क्या लेना देना है? हिंदुओं ने भारत में बनाए होंगे यार कहीं भी चित्र, हमारा उससे क्या लेना देना है? हमारी चित्रकला अलग है, वो राजस्थान की चित्रकला है, इसलिए उसको राजस्थानी चित्रकला कहा जाना चाहिए। तो हमारी चित्रकला को पहली बार राजस्थानी चित्रकला कोई नाम दे रहा था तो राय कृष्णदास थे। इनकी बुक का नाम है भारत की चित्रकला। भारत की चित्रकला नाम की बुक लिखी और इसके अंदर अपनी चित्रकला को इन्होंने राजस्थानी चित्रकला कहा था। चार नाम याद रखने कि पहली बार वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी 1916 अपनी बुक राजपूत पेंटिंग्स में, और अपनी चित्रकला को इन्होंने राजपूत चित्रकला कहा था। कालांतर में ओसी गांगुली और हेवेल ने इसको फॉलो किया था। डब्ल्यू.एच. ब्राउन अपनी चित्रकला को राजपूत कला कहते हैं। एच.सी. मेहता अपनी चित्रकला को हिंदू कला कहते हैं। इन सभी के मतों का खंडन करते हुए राय कृष्णदास अपनी चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला कहते हैं। इन लोगों की बुक्स के नाम है, डब्ल्यू.एच. ब्राउन की बुक है इंडियन पेंटिंग्स, एच.सी. मेहता की बुक का नाम है स्टडी इन इंडियन पेंटिंग्स, और राय कृष्णदास की बुक का नाम है भारत की चित्रकला। याद रखना को सुमेलित करवाने वाले टाइप के अंदर आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि किसने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, तो याद रखा जाना चाहिए, सारी बातें याद रखना आप। और आनंद कुमार स्वामी ने जब राजपूत पेंटिंग्स लिखी थी तो इसमें न केवल राजस्थान की पेंटिंग्स को शामिल किया गया था, बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों की जो चित्रकला थी उसको भी शामिल कर लिया गया था। ये तो थोड़ी सी नॉर्मल सी जानकारियां हैं, वापस देख सकते हैं। 1500 ईस्वी में राजस्थानी चित्रकला का विधिवत विकास प्रारंभ होता है, जिस पर प्रारंभ से ही जैन, गुजरात और अपभ्रंश शैली का प्रभाव दिखाई देता है, जो कालांतर में मुगल शैली से भी प्रभावित हुई थी। अलग अलग लोगों ने उसके अलग अलग नाम दिए थे, जो मैंने आपको बता दिए। हम आगे बढ़े। आनंद कुमार स्वामी की बुक है राजपूत पेंटिंग, जिसके अंदर इन्होंने न केवल राजस्थान बल्कि पहाड़ी चित्रकला को भी शामिल कर लिया था। इंग्लिश मीडियम वाले भाई बंधु थोड़ा ध्यान दे। कुमार स्वामी की स्पेलिंग, कुमार स्वामी की स्पेलिंग ये है। हालांकि आप पता नहीं नोट्स बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, पीडीएफ ही देखेंगे शायद, वहां पर आप डायरेक्टली नोट्स नहीं बनाते आप, पर बनाओ यदि कोई तो वो देख लेना कि भाई कुमार स्वामी की स्पेलिंग ये है। तो ये राजपूत पेंटिंग बुक है आनंद कुमार स्वामी की। याद रखना पेपर में क्वेश्चन आने की अधिकतम संभावना यही है। आनंद कुमार स्वामी की ये बुक 1916 के अंदर लिखी गई थी। आनंद कुमार स्वामी पहली बार अपनी राजस्थानी चित्रकला का साइंटिफिक डिवीजन करते हैं, वैज्ञानिक विभाजन करते हैं, और इसमें न केवल राजस्थान बल्कि पहाड़ी क्षेत्र की चित्रकला को भी समाहित करते हैं। राजस्थान की चित्रकला का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पेंटिंग स्कूल्स ऑफ राजस्थान। हम बेसिकली राजस्थान की चित्रकला को दो भागों में बांटना चाहते हैं। हम कहते हैं कि एक तो भौगोलिक आधार पे, या हम कहते हैं सांस्कृतिक आधार पे, जियोग्राफिकल या कल्चरल। पर मैं कहूंगा कि आप कभी भी देख लेना, भले राजस्थान को आप ज्योग्राफिकली देख लेना या राजस्थान को आप कल्चरली देख लेना, आप राजस्थान में चार भूभाग पाएंगे: मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती।
ये 4 जो है राजस्थान के मुख्य भूभाग है। आप भूगोल के आधार पर देखेंगे तो भी आप पाएंगे कि मेवाड़ में पर्वत है, मारवाड़ में मरुस्थल है, ढूंढाड़ के अंदर मैदान है और हाड़ौती के अंदर अपने को पठार देखने को मिल जाता है। आप कल्चरल आधार पर देखेंगे तो भी आप इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क पाएंगे कि मेवाड़ की थोड़ी कल्चर अलग है, मारवाड़ की अलग है, ढूंढाड़ की अलग और हाड़ौती की अलग है। तो हम चित्रकला पर भी 2 ही प्रभाव पड़ सकते हैं, या तो चित्रकला पर वहां के भूगोल का प्रभाव होगा या वहां के चित्रकला पर कल्चर का प्रभाव होगा। तो हमने चित्रकला को भी इन 4 भागों के अंदर बांट लिया। अब इन 4 के हमने सब डिवीजन और कर दी, सब क्लासिफिकेशन और कर दी। जैसे जब हम मेवाड़ पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि महाराणा प्रताप के टाइम में चावंड में चित्र बनने शुरू हुए थे, जो कालांतर में उदयपुर में भी जारी रहे। फिर एक हम पढ़ लेंगे नाथद्वारा में कैसी पेंटिंग बनाएगी। फिर एक हम पढ़ लेंगे कि देवगढ़ ठिकाने की पेंटिंग कैसी थी। हम जब मारवाड़ पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि जोधपुर में कैसी पेंटिंग बन रही थी। हम पढ़ेंगे कि बीकानेर वाले कैसी पेंटिंग बना रहे थे, किशनगढ़ में कैसी पेंटिंग बन रही थी। ये 3 तो राठौड़ों की रियासतें ही हो गई। फिर थोड़े बहुत हम पढ़ लेंगे नागौर में कैसे बने थे, जैसलमेर के चित्र कैसे हैं। हम ये भी देख लेंगे कि अजमेर के चित्र कैसे हैं। जब हम ढूंढाड़ देखेंगे तो हम देखेंगे कि पहले आमेर में चित्र बनने शुरू हुए थे, जो बाद में जयपुर में भी जारी रहे। अलग होकर रियासत बनी अलवर, तो यहां के चित्र। शेखावटी वाले पंच पाने थे तो शेखावटी के चित्र। और जयपुर का एक ठिकाना पड़ता था उनियारा, उनियारा के चित्र। हाड़ौती में हम देख लेंगे कि पहले एक रियासत हुआ करती थी बूंदी, बूंदी से टूट के बनी कोटा, कोटा से टूट के बन गई झालावाड़। इन 3 रियासतों के देख लेंगे। तो बेसिकली ये क्लासिफिकेशन हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि राजस्थान में कहां कहां की चित्रकला है। तो बेसिकली 4 तौर पे भौगोलिक एवं सांस्कृतिक आधार पर मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। मेवाड़ में हम इसे चावंड उदयपुर वाली, नाथद्वारा और देवगढ़ चित्रकला में बांटेंगे। मारवाड़ में 3 राठौड़ रियासतें, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, फिर आपके नागौर, जैसलमेर और अजमेर की चित्रकला। हम इसको ढूंढाड़ में आमेर या जयपुर की चित्रकला, अलवर की चित्रकला, शेखावटी और उनियारा ठिकाने की चित्रकला। हम इसको हाड़ौती में बूंदी की चित्रकला, कोटा की चित्रकला और झालावाड़ की चित्रकलाओं में अलग अलग बांट के पढ़ेंगे। एक एक पढ़ते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि राजस्थान के जो प्राचीन चित्रित ग्रंथ है, मैं एक दिन बता चुका था आपको कि जैसलमेर के अंदर जिनभद्र सूरी भंडार, वहां पर रखे। जैसलमेर का जो जिनभद्र सूरी भंडार है उसमें राजस्थान के प्राचीन चित्र रखे, चित्रित ग्रंथ रखे। ये देखिए आप, एक साइड के अंदर लिखा हुआ है, एक साइड में पेंटिंग बनी हुई है। एक साइड में लिखते थे, एक साइड में पेंटिंग बना लिया करते थे। इस प्रकार के जो ग्रंथ हुआ करते थे इनको प्राचीन चित्रित ग्रंथ कहा करते थे। और वो जो प्राचीन चित्रित ग्रंथ है उनके अपने पास कुछ एग्जाम्पल है कि कौन कौन से ग्रंथ अपने को दिखाई देते हैं, कौन कौन से ग्रंथ है वो। जैसे एक ग्रंथ का नाम है ओघ नियुक्ति वृत्ति। ओघ नियुक्ति वृत्ति। एक ग्रंथ का नाम है 10 वेकालिका सूत्र चूर्ण। सारी जैनों की किताबें हैं ये, शुरुआती जैनों के ग्रंथ है, उनकी माइथोलॉजिकल हिस्टोरिकल कहानियां हैं जिनके अंदर चित्र बने हुए, जैसा कि आप मेरे बराबर के अंदर देख सकते हैं। और ये जो पुराने ग्रंथ है ये जैसलमेर के जिनभद्र सूरी भंडार में रखे हुए हैं। जिनभद्र सूरी से फिर आपको पता चल रहा है कि जैनों की किताबों का एक भंडार है वहां पर। तो राजस्थान के प्राचीन चित्रित ग्रंथ यदि कोई आपसे पूछ ले कौन से हैं, तो ओघ नियुक्ति वृत्ति और 10 वेकालिका सूत्र चूर्ण है। 1060 ईस्वी के आसपास के चित्र बताए जाते हैं कि साहब 1060 ईस्वी के आसपास के थे। कहा है? तो जैसलमेर के जिनभद्र सूरी भंडार में। क्या नाम है? तो ओघ नियुक्ति वृत्ति और 10 वेकालिका सूत्र चूर्ण नाम के ग्रंथ है जो यहाँ पर अपने को पाए जाते हैं। ये अपना इंट्रोडक्शन शुरुआत कर राजस्थान की चित्रकला के बारे में मोटी मोटी सी बात है। एक एक पढ़े। पहले हम मेवाड़ की चित्रकला पढ़े, वापस वही बात है कि साहब मेवाड़ की चित्रकला में भी पुराने चित्रित ग्रंथ मिलते हैं। हाँ जी, बाकायदा मिलते हैं अपने। जैसे अपने को 1260 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा तेज सिंह के समय आहड़ में एक ग्रंथ चित्रित किया गया था। जैनों की बुक है ये भी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी।
जैनों की एक बुक का नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण, किसी कमल चंद्र नामक व्यक्ति से चित्रित करवाई गई थी। वो नाम याद नहीं रखना, अपने इतना याद रखें कि मेवाड़ शैली का सबसे पुराना ग्रंथ यदि कोई अपने को मिलता है तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, जो कि 1260 में महाराणा तेज सिंह के टाइम, सॉरी रावल लगाते थे उस टाइम तक, तो रावल तेज सिंह के टाइम में और आपके आहड़ के अंदर चित्रित किया गया था। तो रावल तेज सिंह के टाइम में आहड़ में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नाम का एक ग्रंथ चित्रित किया गया 1260 ईस्वी। एक ग्रंथ और मिलता अपने को पुराना 1423 ईस्वी में, महाराणा मोकल के टाइम, मोकल और मोकल के बाद में कुंभा आए थे, तो कुंभा के टाइम में भी जारी रहा था। सिरोही के अंदर एक जगह पड़ती है देलवाड़ा, यहां पर एक ग्रंथ चित्रित किया गया था सुपार्श्वनाथ चरितम। जैनों के 7वें तीर्थंकर हुए थे सुपार्श्वनाथ जी, तो सुपार्श्वनाथ जी की एक बुक लिखी गई उनके ऊपर, सुपार्श्वनाथ चरितम। चरितम अक्सर जीवनियों को कहा जाता था, तो जैनों के जो 7वें तीर्थंकर थे सुपार्श्वनाथ जी, उन पर जो जीवनी लिखी गई थी सुपार्श्वनाथ चरितम, देलवाड़ा में महाराणा मोकल और कुंभा के टाइम में 1423 के अंदर, वो भी मेवाड़ शैली का एक पुराना ग्रंथ माना जाता है। कहा तो यहां तक जाता है कि इसके अंदर सोने की स्याही का प्रयोग किया गया था इस किताब के चित्र वगैरह बनाने में या इस किताब को लिखने के अंदर, तो दिमाग में बात रहे। मेवाड़ चित्रकला वैसे भी अपनी राजस्थान की चित्रकला का उद्भव है। राजस्थान की चित्रकला यदि कहीं से प्रारंभ होती है तो मेवाड़ से प्रारंभ होती है। राजस्थान की चित्रकला का उद्गम, ओरिजिन, उद्भव यदि कहीं पर है तो मेवाड़ की चित्रकला पर है। मैं और कहूं कि मेवाड़ की चित्रकला अजंता की चित्रकला को कंटिन्यू करती है। अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी मिली है हमें, वैसी वैसी कुछ आगे आपको मेवाड़ में दिखाई देती है। अजंता चित्रकला से प्रभावित है। तो मेवाड़ शैली के प्राचीन ग्रंथ कौन कौन से हैं तो याद रखना, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260 ईस्वी का तेज सिंह के टाइम में आहड़ में रचा गया, 1423 में मोकल के टाइम में एक बनना शुरू हुआ था सुपार्श्वनाथ चरितम देलवाड़ा में, जो कुंभा के टाइम में जाके कंप्लीट हुआ होगा, स्वर्ण स्याही का प्रयोग किया गया होगा इसके अंदर। ये मेवाड़ शैली के प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। मेवाड़ शैली राजस्थानी चित्रकला का उद्भव है। मेवाड़ शैली अजंता शैली से प्रभावित दिखाई देती है। एक हम ले तो पहले भाई चावंड वाली चित्रकला या आपके उदयपुर वाली चित्रकला, और याद आएगा आपके कि हम जब हिस्ट्री पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि महाराणा प्रताप ने जब 1587 के आसपास में चावंड को अपनी राजधानी बना लिया था 1585 के बाद में, तो उनको थोड़ा शांतिपूर्ण टाइम मिला था। मुगलों का अटैक होने बंद हो गए थे। मुगलों का अंतिम जो अटैक था वो 1585 में जगन्नाथ कछवाहा कर चुका था। तो उसके बाद में प्रताप को जब थोड़ा शांति का माहौल मिला तो प्रताप ने वहां कला एवं संस्कृति को बढ़ावा दिया, और जब वहां पर वो कला और संस्कृति को बढ़ावा दे रहे थे तो उन्हीं दिनों के अंदर और महाराणा प्रताप ने चावंड से मेवाड़ चित्रकला की विधिवत शुरुआत की। तो चावंड से मेवाड़ चित्रकला का विकास प्रारंभ होता है सही ढंग से। इससे पहले यत्र तत्र को चित्र बन रहे थे। मेवाड़ चित्रकला का विकास प्रारंभ होता है। एक बहुत अच्छा चित्र बनाया गया था इस टाइम में चावंड के अंदर, ढोला मारू का चित्र। (1592) के अंदर ढोला मारू का चित्र बनाया गया था। ढोला मारू के चित्र यदि आप कभी देखेंगे तो एक ऊंट पर महिला और पुरुष बैठे हुए हैं, वो जो चित्र हैं वो लगभग सारे ढोला मारू के चित्र हैं। तो मेवाड़ शैली के अंदर महाराणा प्रताप के समय में 1592 में ढोला मारू का चित्र बनाया गया था, जो अब तो दिल्ली के नेशनल म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है। अब वो हमारी नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय जो है, नेशनल म्यूजियम है, उसके अंदर रखा हुआ वो चित्र है। तो और महाराणा प्रताप के टाइम में मुख्य चित्रकार कौन था, तो मुझे जहां तक याद है मैं नाम बता चुका हूं। उस चित्रकार का नाम था नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन उन दिनों में मुख्य चित्रकार हुआ करता था। तो महाराणा प्रताप के टाइम चावंड से मेवाड़ चित्रकला का विकास प्रारंभ होता है। ढोला मारू का चित्र 1592 में इस समय बनाया गया था यहाँ पर, जो वर्तमान में दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है। नासिरुद्दीन उस समय के मुख्य चित्रकार हुआ करते थे। अमर सिंह के टाइम में जो ये नासिरुद्दीन है कंटिन्यू रहते हैं, और इन नासिरुद्दीन ने संगीत की राग पर आधारित चित्रकारी प्रारंभ की थी। राग माला का चित्रण किया था। 1605 में
नासिरुद्दीन रागमाला का चित्रण करते हैं। ये रागमाला के जो चित्र हैं ये भी राजस्थान की चित्रकला की एक यूनिक विशेषता है। और जो रागमाला के चित्र हैं ये संगीत की रागों पर आधारित है। हमेशा मानते हैं कि संगीत में 6 राग और 36 रागनियां होती है। उन राग और रागिनियों को गाते समय कौन सा मौसम होता है, कौन सी ऋतु होती है, कौन सा समय होता है, लोगों का मूड कैसे होता है, मौसम कैसा होता है, इनके आधार पर जो चित्र बनाए जाते थे उनको रागमाला के चित्र कहा जाता था। तो याद रखना कि संगीत की राग रागिनियों के आधार पर उस समय के मौसम, ऋतु, मूड, पशु पक्षियों का नेचर, उन सब को दर्शाते हुए जो चित्र बनाए जाते थे उन चित्रों को रागमाला चित्रण कहा जाता था। 1605 में अमर सिंह के टाइम में नासिरुद्दीन ने मेवाड़ की रागमाला का चित्रण किया था। इसी टाइम एक और ग्रंथ का चित्रण किया गया था, बारहमासा। जहां तक मुझे लगता है आप नाम से पहचान पा रहे होंगे कि 12 महीनों का चित्रण किया गया है। और आप 12 कभी चित्र देखना, आप चित्रों को देख के पहचान भी जाएंगे कि ये कौन सा महीना है। कि कोई चित्र है जिसके अंदर एक पौधा है, पेड़ है एक, और पेड़ की पत्तियां एकदम झुकी हुई है, पीली पड़ चुकी है पत्तियां, आसमान में सूर्य देव बहुत भयंकर तरीके से विकराल रूप धारण करके चमक रहे हैं। एक किसान एकदम बनियान के अंदर खड़ा है और पसीना आ रखा, उसके हवा भी नहीं चल रही है एकदम। मोर है साइड के अंदर, तो वो एकदम बेचारा सुस्त पड़ा हुआ है। पास में कुत्ता है, उसकी जीभ बाहर निकली हुई है। आप देख के बता दोगे कि यार जेठ का महीना है। एक दूसरा कोई चित्र है, ठीक उल्टी स्थितियां है। पेड़ हरा भरा है, हल्की हल्की छींटे पड़ रही है, किसान बेहद प्रफुल्लित मुद्रा के अंदर खड़ा है, मोर पंख फैला रखे नाच रहा है, कुत्ता प्रफुल्लित मुद्रा के अंदर बैठा हुआ है। आप देख के कहोगे अच्छा ये सावन का महीना है, ये सावन के महीने का चित्र है। बस ये सिंपल सी बात है। 12 के चित्र 12 महीनों के आधार पर बनाए गए, रागमाला के चित्र संगीत की राग रागिनियों के आधार पर बनाए गए। मैं ज्यादा संगीत के बारे में मैं जानता हूं, यदि आप में से कोई जानता हो तो बेहतर रहेगा, आप भी बता दें बाकी लोगों को भी कि संगीत के राग पर कैसे चित्र बनते हैं। बाकी मैंने जो इनकी पेंटिंग वगैरह देखी उनमें यही लगा कि संगीत के अलग अलग राग होती है, जैसे राग दीपक, राग भैरवी, राग श्री, राग मालकोस। उन रागों के आधार पर चित्र बनाए जाते हैं कि राग श्री शाम के समय गाई जाती है, तो अब वो जो चित्र बनेगा उसके अंदर गायें वापस लौट रही है, मंदिर की घंटियां वो खनखना रही है, तो पता चलता है कि अच्छा शाम का सा टाइम है, शाम का टाइम है तो कौन सी राग गाई जा रही होगी इस टाइम में, तो राग श्री गाई जा रही होगी। तो ये सब राग का यूं अलग अलग टाइम वगैरह होता है कि राग भैरवी है तो सुबह के टाइम गाई जाती है, तो सुबह के टाइम का कुछ चित्र बना होगा उसके अंदर। तो ये अमर सिंह के टाइम में बनाए गए थे। नासिरुद्दीन ने 1605 में रागमाला का चित्रण किया था। जगत सिंह फर्स्ट का जो टाइम है ये मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल था। गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग स्कूल ऑफ मेवाड़ है। अब देखो हुआ यह है कि अमर सिंह के टाइम में 1615 में मुगल मेवाड़ संधि हो जाती है। मुगल मेवाड़ संधि के बाद राजधानी चावंड, 28 साल चावंड राजधानी रही थी, अब राजधानी उदयपुर शिफ्ट हो गई थी। उदयपुर शिफ्ट होने के बाद में इन लोगों ने और चित्र वगैरह बनवाने शुरू किए। उदयपुर में राजधानी लगभग करण सिंह के टाइम में आई थी। 1615 में अमर सिंह तो उधर नौचौकी चला ही जाता है आपका, करण सिंह के हाथ में सत्ता आ जाती है। 20 में करण सिंह राजा बन ही जाता है, करण सिंह के हाथ में आई, पर 28 में करण सिंह मर गया। जगत सिंह राजा बने, वो एक बड़े राजा थे, दानवीर राजा थे। तो उनके टाइम में मेवाड़ शैली के अंदर कुछ नए प्रयोग किए गए, तो यहाँ से मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल था। उनको जब टाइम मिला बहुत अच्छे से, तो उन्होंने यहाँ पर एक चित्रशाला बनवाई थी। आप चित्रशाला को यूं समझ लीजिए कि पेंटिंग डिपार्टमेंट बनवाया था, चित्रशाला बनवाई थी। इस चित्रशाला को बोलते थे चितेरोरी ओबरी। चितेरा मतलब पेंटर, ओबरी मतलब कमरा। तो एक पेंटर्स के लिए कमरा बनाया गया, चित्रशाला बनाई गई। वह सारे पेंटर यहाँ पे बैठ के पेंटिंग कर सकते हैं। वो सारे दिन बैठ के वहां पे पेंटिंग बनाते, इसलिए उसको कहते थे तस्वीरारो कारखाना। तस्वीरारो कारखानों कहा जाता था उसको। दो अच्छे चित्रकार हुए इनके टाइम के अंदर, जगत सिंह जी के टाइम। एक हुए साहिबदीन, एक हुए थे मनोहर। ये जो साहिबदीन थे, इन्होंने राजाओं के व्यक्तिगत चित्र बनाने शुरू किए थे। इससे पहले तक अभी तक किताबों वाली पेंटिंग हो रही थी, रागमाला 12 ही रचे जा रहे थे, ढोलामरू के चित्र बन रहे थे। अब इन्होंने राजाओं के इंडिविजुअल पेंटिंग्स वगैरह बनाने शुरू किए थे। साहिबदीन बहुत अच्छा चित्रकार था। साहिबदीन ने फिर एक रागमाला और बनाई थी, अलग अलग चित्रकारों द्वारा रागमाला चित्रित की गई, तो साहिबदीन ने भी रागमाला का चित्रण कर दिया। और एक मनोहर नाम का चित्रकार और था। तो जगत सिंह फर्स्ट का याद रखना कि इनका जो टाइम है वो मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल था। चित्रशाला का निर्माण करवाया था, जिसको चितेरों की ओबरी या चितेरो री ओबरी
अथवा तस्वीरारों कारखानों कहा जाता था। भाई तस्वीरें बनती है ज्यादा, तो तस्वीरों का कारखाना हो गया वो। साहिबदीन और मनोहर नाम के चित्रकार इनके दरबार में थे, जिनमें जो साहिबदीन था उसने व्यक्तिगत चित्र बनाने शुरू किए थे। किसके बनाएगा? तो राजाओं के बनाएगा। और रागमाला का चित्रण इसने भी किया था, याद रहे। संग्राम सिंह सेकंड आए। संग्राम सिंह सेकंड के टाइम में खूब अलग अलग प्रकार के चित्र बने थे। इनके टाइम में अलग अलग सब्जेक्ट पे चित्र बनने शुरू हुए। मैं दो सब्जेक्ट बताना चाहूंगा। एक सब्जेक्ट है कलीला दमना। और एक सब्जेक्ट है मुल्ला दो प्याजा के लतीफे। और भी खूब सारे श्रृंगार पे, रागमालाओं पे कई अलग अलग चित्र बने थे। फिर ये दो सब्जेक्ट क्या, दो अलग सी चीजें हैं। भारत में गुप्त काल के अंदर विष्णु शर्मा नाम के एक राइटर द्वारा एक बुक लिखी गई थी, जिस बुक का नाम था पंचतंत्र। एक राजा के राजकुमारों को एक ब्राह्मण द्वारा शिक्षा दी जाती है। विभिन्न कहानियां बता बताकर वो ब्राह्मण उन राजकुमारों को शिक्षित करने का प्रयास करता है। उन कहानियों की जो पुस्तक है उसका नाम था पंचतंत्र। विष्णु शर्मा की पुस्तक थी, शायद भारत की सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक है, बेस्ट सेलर बुक है पंचतंत्र। बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए वाकई। कालांतर में जब अरबों ने आक्रमण किया था तो अरबों को वो बुक बड़ी पसंद आई थी और अरबों ने उस बुक का अरबी में ट्रांसलेशन कर दिया था। उस बुक का जो अरबी ट्रांसलेशन है उसका नाम है कलीला व दमना, या कलीला दमना के नाम से उसका अरबी में ट्रांसलेशन किया गया था। कालांतर में अपने भारत में चूंकि अरबी और फारसी भाषाएं मुख्य भाषाएं बन गई थी मुस्लिम शासन के बाद, इसलिए कलीला दमना के अंदर जो कहानियां हैं उन सब्जेक्ट्स पे चित्र यदि किसी राजा के टाइम में बने थे तो राजा संग्राम सिंह सेकंड थे। मुल्ला दो प्याजा अकबर के दरबार के एक नवरत्न थे जो खाने में अक्सर दो प्याज खाया करते थे, इसलिए उनका नाम मुल्ला दो प्याजा पड़ गया। चुटकुले सुनाया करते थे बीरबल के तरह, तो मुल्ला दो प्याजा के लतीफों, लतीफे मतलब चित्र, उन पे जो चित्र बनाए गए थे वो भी किसके टाइम बनाए गए थे? तो संग्राम सिंह सेकंड के टाइम। तो संग्राम सिंह सेकंड के टाइम मुख्यतः दो सब्जेक्ट पे चित्र बनाए गए थे। कौन कौन से सब्जेक्ट है? तो कलीला दमना की कहानियां और मुल्ला दो प्याजा के लतीफे। कलीला दमना क्या है? तो पंचतंत्र का अरबी अनुवाद है। पंचतंत्र क्या है? पंचतंत्र क्या है? विष्णु शर्मा की पुस्तक है। इतनी बातें याद रहे आपको। हम मेवाड़ चित्रकला की विशेषताएं पढ़े यदि कि क्या क्या विशेषताएं थी मेवाड़ चित्रकला में, तो मैं कहूंगा कि एक तो मेवाड़ चित्रकला जो है वो राजस्थानी चित्रकला का उद्गम है। राजस्थानी चित्रकला का ओरिजिन है। राजस्थानी चित्रकला का उद्गम है। प्राचीन, सबसे प्राचीन चित्रकला उद्गम है तो अपने आप में प्राचीन हो गया। खूब चटक रंग यूज में लिए गए थे, लाल रंग का प्रयोग, पीले रंग का प्रयोग, हरे रंग का प्रयोग, नीले रंग का प्रयोग, सफेद रंग का प्रयोग। इन रंगों के खूब सारे प्रयोग हुए। जो शिकार के दृश्य हैं उनमें 3D इफेक्ट दिखाई देता है, क्योंकि राजा महाराजाओं का दौर था तो ऑब्वियस सी बात है शिकार के दृश्य बनाए जाएंगे। शिकार के जो दृश्य इनमें 3 डायमेंशनल प्रभाव दिखाई देता है, 3D प्रभाव दिखाई देता है। जो कदम्ब के पेड़ के ज्यादा चित्र बनाए गए, बैकग्राउंड कहीं भी लिया गया तो वहां कदम्ब के वृक्ष का चित्रण अधिक था। मोर पेंटिंग्स ऑफ कदम्ब ट्री। कदम्ब के वृक्ष का अधिक चित्रण किया गया था। और तो मैं विशेषता बताऊं तो महिलाओं की जो आकृतियां वो मीनाकृति, मछली जैसी हूं महिलाएं, सॉरी मछली जैसी आकृति की उनकी आंखें, महिलाओं की आंखें मीनाकृति आंखें महिलाओं की। तो मुझे कई बार लगता है कि यार चित्तौड़ का किला भी उन लोगों ने मछली की आकृति में बनाया और महिलाओं की आंखें वगैरह बनाई वो भी मछली की आकृति में बनाई, तो शायद मेवाड़ वालों का मछली से कोई ज्यादा ही लगाव है। पुरुषों के जो कद है वो ज्यादा ऊंचे नहीं दिखाए गए, थोड़े कम कद के पुरुष दिखाए गए। पगड़ियां दिखाई जाती थी पुरुषों के।
मूछें वगैरह दिखाई जाती थी, एकदम यूं गठीले बदन की, स्ट्रांग बॉडी बिल्डर टाइप के से दिखाई जाते थे थोड़े। ये थोड़ी विशेषताएं याद रखेगी। राजस्थानी चित्रकला का उद्गम था, लाल पीले हरे नीले सफेद रंगों का प्रयोग किया गया। शिकार के दृश्यों में 3D प्रभाव दिखाई देता है। कदम्ब के वृक्ष का चित्रण अधिक किया गया है। महिलाओं के जो चित्र हैं उनमें उनकी आंखें मछली जैसी दिखाई गई है। पुरुष थोड़े कम कद के दिखाए गए। पुरुषों के सिर पर पगड़ियां दिखाई गई है। गर्दन छोटी छोटी दिखाई है पुरुषों की, ज्यादा बड़ी गर्दन नहीं, छोटी गिरवा। उस टाइप के से पुरुष इन चित्रों के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं। यहाँ चित्रकार कौन कौन थे मुख्य? हालांकि महाराणा प्रताप के टाइम में मेवाड़ की चित्रकला का विधिवत विकास शुरू होता है, पर उससे टाइम उदय सिंह के टाइम में, इनके पापा के टाइम में भी चित्रकार थे। और एक चित्रकार हुआ करते थे उन दिनों में, नाना राम। और नाना राम ने 1540 में एक बहुत अच्छा चित्र बनाया था, पारिजात अवतरण। पारिजात अवतरण ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन जब हुआ था देवताओं और दानवों के बीच में, तो पारिजात का एक पौधा निकला था जिसे इंद्र ने अपने इंद्रलोक में लगा लिया था, जिसके पुष्प को हरसिंगार कहा जाता है। और कहते हैं कि मां सीता ने 14 साल वनवास के दौरान केवल हरसिंगार से अपना श्रृंगार किया था, इसके अलावा श्रृंगार की किसी वस्तु का प्रयोग नहीं किया था। कहा यह भी जाता है कि माता कुंती जब भगवान शिव का कुंतेश्वर महादेव मंदिर बनवा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि पारिजात का पौधा लगाना है इसके पास में, तो पारिजात के फूल लाए जाने चाहिए, जिससे मैं पारिजात के फूलों से अभिषेक करूंगी इसका। अर्जुन इंद्रलोक गए, वो पारिजात का पूरा पौधा ही लेकर आ गए थे। भागवत पुराण के अंदर वो एक कहानी है जिसमें अर्जुन पारिजात का पौधा ला रहे हैं। वो जो पारिजात अवतरण का, अवतरण मतलब लेके आना, वहां से उतारना, अवतरित होना अपने आप में, वो जो एक फोटो है वो 1540 में उदय सिंह के टाइम में नानाराम नाम के एक चित्रकार हुआ करते थे, जिन्होंने ये चित्र बनाया था। एक और मेवाड़ में बहुत अच्छे चित्रकार हुए, नूरुद्दीन। वो नूरुद्दीन ने एक पेंटिंग बनाई थी जगत सिंह सेकंड की। जगत सिंह सेकंड का चित्र बनाया था। और कुछ चित्रकारों के नाम लिखूं तो मैं गंगाराम, कृपाराम, जगन्नाथ, ये कुछ और यहाँ के चित्रकार थे। साहिबदीन, नासिरुद्दीन और आपके मनोहर, उनके नाम हम पहले पढ़ चुके हैं, बाकी वाले ये थोड़े थे। तो नानाराम जो थे उन्होंने 1540 के अंदर पारिजात अवतरण नाम का एक चित्र बनाया था। ये थोड़ा सा अपने दिमाग के अंदर और ध्यान में रही ये बात भी अपने। नूरुद्दीन ने जगत सिंह सेकंड का चित्र बनाया था। गंगाराम, कृपाराम, जगन्नाथ, नासिरुद्दीन, साहिबदीन और मनोहर भी अन्य चित्रकार थे। नाथद्वारा शैली, नाथद्वारा नाम आते ही मुझे लगता है आपके कुछ चीजें स्वतः स्पष्ट भी होगी कि पक्का सर इस पे तो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव रहा होगा, यकीनन वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था। ये वास्तव में मेवाड़ और ब्रज शैली का मिश्रित रूप है कि भाई भगवान कृष्ण ब्रिज में नहीं होंगे तो कहां पर होंगे? मेवाड़ और ब्रज शैली का मिश्रित रूप था। भगवान कृष्ण के मंदिर में, श्रीनाथ जी के मंदिर में, उनकी मूर्ति के पीछे कपड़े के पर्दे पर या दीवार पर भगवान कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया गया था। हम उनको पिछवाइयां बोलते हैं। पिछवाई चित्रण किया गया। पिछवाई चित्रण में क्या होगा? तो भगवान कृष्ण के चित्र ज्यादा बनेंगे। भगवान कृष्ण के चित्र ज्यादा, गायों के चित्र ज्यादा, केले के पेड़ के चित्र ज्यादा, कदली के पितरे, कदली कदो या केला कदो एक ही बात है। आप और याद कर लीजिए, हम पढ़ते हैं कि नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। चीजें जुड़ी हुई आपस में कहीं ना कहीं। आसमान में देवताओं का चित्रण, आसमान में देवताओं का चित्रण किया गया। जैसे आसमान में देवता बैठे हो, नीचे भगवान कृष्ण की लीलाएं देख रहे हो। हरा और पीला रंग ज्यादा यूज में लिए गए। ये नाथद्वारा शैली की कुछ विशेषताएं हैं कि वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई देता है।
मेवाड़ और ब्रज शैली का मिश्रण है ये। पिछवाइयों का चित्रण अधिक किया गया था। जो श्रीनाथ जी के मंदिर में मूर्ति के पीछे पर कृष्ण लीलाओं का चित्रण था, भगवान कृष्ण के चित्र, गायों के चित्र, केले या केदली के पेड़ के चित्र, आसमान में देवताओं के चित्र बनाए गए थे। हरे और पीले रंग का चित्रण जो है वो अधिक किया गया था। खूब अच्छे अच्छे चित्रकार हुए यहाँ पर भी। भगवान के नाम के चित्रकार हैं तो आपको सरल याद हो जाएंगे। एक चित्रकार थे बाबा रामचंद्र, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, उदयराम। दो महिला चित्रकारों के नाम याद रखना। एक का नाम था कमला, एक का नाम था इलायची। ये थोड़े नाम याद रखना। कमला और इलायची नाथद्वारा चित्रकला की दो महिला चित्रकार थे। इधर वाले भगवान जी जैसे नाम है, बाबा रामचंद्र, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग। देख लो, चार तो ऊपर वाले राम जी के नाम है, नीचे सॉरी भगवान जी के नाम है, नीचे वाले तीन याद रख लेना, चंपालाल, घासीराम, उदयराम। महिलाओं के याद हो ही जाएंगे, कमला याद हो ही जाएगा, इलायची नाम याद हो ही जाएगा। हो सकता है आपको कईयों को लगेगी इलायची भी कोई नाम होता है क्या, तो मुझे लगेगा कि इसका मतलब आपने वो पंजाबी गाना नहीं सुना, तू लौंग ते मैं लाची। तो उसमें वो लड़की कह रही है कि तू लौंग है और मैं इलायची हूं, तो लाची जो वर्ड है वो इलायची के लिए यूज लिया गया। फिर एक देवगढ़ से लिया जाए। हम पढ़ते हैं कि मेवाड़ में 16 प्रथम श्रेणी ठिकाने थे। इनमें जो 16वां ठिकाना स्थापित किया गया था वो देवगढ़ ही था। तो कहते हैं इस ठिकाने के जो सामंत होते हैं उनको 16वें उमराव बोलते थे। ये ठिकाना कहते 1680 में महाराणा हुए थे जय सिंह। राज सिंह जी के मरने के जस्ट बाद में अगले महाराणा बने जय सिंह जी। महाराणा जय सिंह ने द्वारिकादास चुंडावत को दिया था, चुंडावतों का ठिकाना था। तो यहां की चित्रकला भी इन्हीं के साथ शुरू होगी। तो देवगढ़ मेवाड़ रियासत का एक प्रथम श्रेणी ठिकाना था। 16 ठिकानों में से अंतिम ठिकाना माना जाता था, इसलिए यहाँ के सामंत 16वें उमराव कहलाते थे। 1680 में महाराणा जयसिंह ने यह ठिकाना द्वारिकादास चुंडावत को दिया था। तो द्वारिकादास चुंडावत के टाइम यहाँ की चित्रकला की विधिवत शुरुआत होती है। मैं थोड़ी बात बताऊं इस चित्रकला की। देवगढ़ चित्रकला खूब साल तक लोग ऐसा मानते रहे कि देवगढ़ चित्रकला अलग नहीं है यार, ये तो वही है, उदयपुर वाली चित्रकला है। कालांतर में एक बंदे आए थे श्रीधर अंधारे, और श्रीधर अंधारे ने कहा कि नहीं भाई ये वाली चित्रकला अलग है। तो देवगढ़ चित्रकला को कोई प्रकाश में लाने वाला था तो वो बंदा था श्रीधर अंधारे। मुझे लगता है कि सर श्रीधर अंधारे का नाम खुद का अंधारे है, पर चित्रकला को प्रकाश तो दिखाई गए थे। तो कौन सी चित्रकला को प्रकाश दिखाया था इन्होंने? तो इन्होंने देवगढ़ चित्रकला को प्रकाश दिखाया था। वैसे वास्तव में देवगढ़ चित्रकला अपने मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ तीनों का मिश्रण है। मतलब हाड़ौती छोड़ दो, बाकी तीनों का मिश्रण है। मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ का मिश्रण है। पीले रंग का यूज ज्यादा है। पीले रंग का प्रयोग अधिक है। इसलिए मैंने पीले रंग से लिख दिया ताकि आपके दिमाग में रहे कि यार देवगढ़ वाली चित्रकला में पीले रंग का प्रयोग ज्यादा किया गया है। वास्तव में भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं हमें देवगढ़ चित्रकला में दो जगह। एक को यहाँ पे मोती महल बना हुआ है, उसके भित्ति चित्र बहुत अच्छे। एक कोई महल और है जिसका नाम है अजारा की ओबरी। उस अजारा की ओबरी के जो भित्ति चित्र है वो भी बहुत अच्छे से बने हुए। चित्रकार वे खूब सारे चित्रकारों के नाम है यहाँ पर भी। ऐसे एक चित्रकार हुए उनका नाम है कांवला, कंवड़ो कंवड़ो जो जिसको अपने बोलते हैं। एक चित्रकार उनका नाम है चोखा। एक चित्रकार उनका नाम है बेजनाथ।
एक चित्र का नाम बगता, हरचंद, नगा, ये यहाँ के मुख्य मुख्य चित्रकार थे। तो देवगढ़ चित्रकला मेवाड़ के एक ठिकाने देवगढ़ की चित्रकला है जो 1680 में द्वारिकादास चुंडावत के टाइम में शुरू हुई थी। ये वास्तव में मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ चित्रकला का मिश्रण है, जिसमें पीले रंग का प्रयोग अधिक किया गया है। मोती महल और अजारा की ओबरी के भित्ति चित्र देखने योग्य हैं। श्रीधर अंधारे ने इस चित्रकला को महत्वपूर्ण स्थान दिलाया था या प्रकाश में लाने का कार्य किया था। तो ये बात भी थोड़ी सी दिमाग में रहे, श्रीधर अंधारे वाले। इसके जो चित्रकार है उनके नाम है कंवला, चोखा, बैजनाथ, बगता, हरचंद, नगा, ये मुख्य चित्रकार है। मोती महल और अजारा की ओबरी में इसके भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। पीले रंग का प्रयोग ज्यादा है। श्रीधर अंधारी ने प्रकाश में लेके आए थे इसको। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ का मिश्रण है इस चित्रकला के अंदर। एक पेंटिंग देखिए आप, मेवाड़ चित्रकला की एक पेंटिंग ली हमने, साहिबदीन की बनाई हुई पेंटिंग है। साहिबदीन जो हम पढ़ रहे थे कि जगत सिंह फर्स्ट के टाइम में था और उसने महाराणाओं के व्यक्ति के चित्र बनाए थे, और मैंने बताया था उसने रागमाला का चित्रण भी किया था। युद्ध कांड ऑफ रामायणा, रामायण के युद्ध कांड का चित्र है कि भगवान राम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, तो उसका जो चित्र बना हुआ है वो चित्र बना हुआ देख लीजिए मेवाड़ में 1652 के अंदर। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन के अंदर लगा हुआ। अब तो ये जो आप पढ़ेंगे आगे मॉडर्न इंडिया जब पढ़ेंगे कि इंडिया ऑफिस क्या था, उसके जो लाइब्रेरी है लंदन के अंदर, उसके अंदर ये पेंटिंग लगी हुई है युद्ध कांड ऑफ रामायणा की। किसकी बनाई हुई है? तो साहिबदीन की बनाई हुई पेंटिंग है। तो दिमाग में रखना, थोड़ा सा देख लो। आप चित्र देखोगे थोड़ा तो और आपको कई चीजें यूं पता चलेगी इन चित्रों के बीच में कि क्या क्या है। सब वानर सेना दिखाई दे रही है इनके बीच के अंदर, आपको दशासन भी दिखाई देगा इन चित्रों के बीच में, मां सीता भी आपको शोक वाटिका के अंदर दिखाई देंगे। तो सब प्रकार के चित्र हैं इनमें। एक चित्र महाराणा जगत सिंह सेकंड का, महाराणा जगत सिंह सेकंड की उसमें सवारी निकल रही है, हाथी पर बैठ के महाराणा जगत सिंह सेकंड जा रहे हैं। 1744 का चित्र बना हुआ है। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क के अंदर ये चित्र लगा हुआ है। देखिए अपने चित्र कहां कहां पहुंच गए थे। तो ये भी एक बहुत अच्छा चित्र है। ये भी मेवाड़ पेंटिंग का चित्र है, महाराणा जगत सिंह सेकंड की सवारी का चित्र है। एक चित्र है कृष्णा श्रीनाथ जी सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के त्योहार को सेलिब्रेट करते हुए भगवान कृष्ण का एक चित्र है, नाथद्वारा का, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। आप ध्यान दीजिए कि इसमें केले के वृक्षों का चित्रण किया गया, केले के वो पत्ते दिखाए गए इसके अंदर, क्योंकि नाथद्वारा शैली में केले के उसका ज्यादा चित्रण किया जाता था। बाकी लीलाओं का चित्रण अपने आप में पिछवाई है। श्रीधर मेवाड़ की चित्रकला पे 3 लोगों ने बहुत अच्छा सा काम किया है। एक श्रीधर अंधारे सर, ये श्रीधर अंधारे है, ये आपके आर के वशिष्ठ है, एक बंदे और सर्वश्री डॉक्टर मोतीचंद्र, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो कोई पूछे कि मेवाड़ की चित्रकला पर कार्य करने वाले लोग कौन कौन थे, तो श्रीधर अंधारे, फिर आपके आर के वशिष्ठ और सर्वश्री डॉक्टर मोतीचंद्र ने मेवाड़ चित्रकला पर अच्छा सा काम किया था। मैं 2 बंदों के नाम और लेना चाहूंगा जिन्होंने मेवाड़ चित्रकला पे काम किया। एक बंदे का नाम है डगलस बेरेट, एक बंदे का नाम है बेसिल गे। और डगलस बेरेट और बेसिल गे मानते हैं कि भारत में चित्रकला का एक प्रकार है, उस प्रकार का नाम है चोर पचासी का। चित्रों का एक प्रकार है चोर पचासी का नाम करके। वो कहते हैं कि इसकी शुरुआत मेवाड़ चित्रकला से हुई थी। ऐसा कौन कहते हैं? डगलस बेरेट और बेसिल गे मानते हैं कि चोर पचासी का जो चित्र शैली है उसकी शुरुआत मेवाड़ से हुई थी। मैं फिर बताऊं कि चोर पचासी का क्या है, हालांकि वो पेंटिंग लगाना भूल गए हम, मैं चाह रहा था कि वो पेंटिंग भी लगाई जाए इसके अंदर। अच्छा ये तो दूसरी, ये भी मैं बताऊंगा अभी। तो डगलस बेरेट और बेसिल गे ने कहा कि चोर पचासी का जो है उसकी शुरुआत मेवाड़ से मानी जाती है। एक कश्मीरी ब्राह्मण हुए थे, बहुत अच्छे राइटर थे, जिनका नाम है विल्हण, और वास्तव में विल्हण की एक किताब है चोर पचासी का, जिसमें एक चोर अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जाता है। तो चोर और उसके प्रेमिका के मिलने की जो कहानियां हैं कि वो अलग अलग रूप धारण करके अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जाता है, उस सब्जेक्ट पर जो चित्र बनाए गए थे उन चित्रों के नाम चोर पचासी का है।
पूरे भारत के अंदर ये विलहन की चोर 85 कहां पर चित्र बनाए गए थे। डगलस बेरेक्ट और बेसिल गे ऐसा मानते हैं कि ये जो चित्र है ये मेवाड़ शैली में सबसे पहले बने थे, इनकी शुरुआत मेवाड़ शैली से है। तो कोई कहे कि चोर 85 का शैली मेवाड़ से प्रारंभ हुई, ऐसा कौन कहता है? तो डगलस बेरेक्ट और बेसिल गे ऐसा कहते हैं। ये हरसिंगार का पौधा है, जिस हरसिंगार के अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। पारिजात, पारिजात का पौधा है, इसमें हरसिंगार के फूल लगे हुए हैं, जिनकी मैं बता रहा था कि माँ सीता वनवास के दौरान हरसिंगार का श्रृंगार किया करते थे। और कुंती जब कुंतेश्वर महादेव मंदिर बनवाते हैं तो अर्जुन उसे कहते हैं कि मैं हरसिंगार के फूलों से भगवान शिव का अर्चन करना पसंद करूंगी। और जो अर्जुन थे वो अपनी माता की आज्ञा मानकर इंद्रलोक से पूरा पारिजात का पौधा लेकर आ गए थे। भागवत पुराण की कहानी पारिजात अवतरण, जिस पर 1540 में महाराणा उदय सिंह के टाइम में नानाराम नाम के एक चित्रकार ने इसका चित्र बनाया था। मुझे बहुत अच्छा सा याद आता है कि समाजवादी पार्टी की एक प्रवक्ता हुआ करती थी, रोली तिवारी मिश्रा। और रोली तिवारी मिश्रा ने एक बार फेसबुक या ट्विटर पे ट्वीट कर दिया था कि अखिलेश यादव भारतीय राजनीति के पारिजात हैं। कार्यकर्ता समझ नहीं पाए पारिजात क्या होता है। कार्यकर्ताओं को लगा कोई गाली निकाली है। कार्यकर्ताओं ने शाम तक रोली तिवारी मिश्रा को इतनी गालियां निकाली, तो हमारी पार्टी क्योंकि हमारी नेता के खिलाफ ऐसा कैसे कह सकती है कि शाम तक रोली तिवारी मिश्रा ने अपना इस्तीफा दे दिया था। मुझे लगता है कई बार चीजों को ना समझने की वजह से भी क्या क्या गलतियां हम कर बैठते हैं। रोली तिवारी मिश्रा उस दिन अखिलेश यादव की तुलना पारिजात के पौधे से कर रहे थे। वो महान पारिजात का पौधा जो इंद्रलोक के अंदर अपनी खुशबू बिखेरता रहता है, अर्जुन जिसको धरती पर लेकर आ रहे थे। भागवत पुराण की एक बेहतरीन कहानी, माँ सीता के बालों के अंदर सजने वाला कभी हरसिंगार का पौधा, इसे तुलना की थी उस लड़की ने, बेचारी ने। पर हम ना समझी की वजह से उसको, हमको लगा पारिजात कोई गाली है, इससे संबंधित कोई यूपी में गाली निकलती होगी, जात लगता होगा, पीछे आगे कुछ और लगा देते होंगे वो लोग, तो उन्होंने उसको गालियां निकाल दी अपने आप के अंदर। ये हमारी मेवाड़ चित्रकला थी। आप पढ़ना, मैं चाहूंगा थोड़े ढंग से आप खुद थोड़े लिखने के प्रयास करना, नोट्स बनाएंगे तो थोड़े याद होंगे, वरना इन चित्रकारों के नाम, इन शैलियों का जो विशेषताएं वगैरह पढ़ी जो हमने, वो आप याद नहीं कर पाएंगे। ध्यान देना, जैसे भी पढ़ सको वैसे पढ़ने की कोशिश करना। थैंक यू।